नमस्कार। इस एपिसोड में सबसे पहले तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं कि मज़दूर कौन होते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जिन लोगों को दिहाड़ी पर मजदूरी मिलती है यानी बहुत कम मजदूरी मिलती है, या फिर जो लोग ईंटों के भट्टों में काम करते हैं, या फिर किसी कपड़े वाले के यहाँ कपड़ा काटने का काम करते हैं, या फिर रिक्शा चलाते हैं, ढकेल लगाते हैं, या ऐसे लोग जो कोरोना काल में घरों से बेघर होकर दिल्ली या गुड़गांव जैसी जगहों से बिहार जैसे दूर के गाँव में पैदल पैदल चलते हुए मजबूरी में गए थे, वे ही लोग मजदूर होते हैं। जबकि मैं साफ कर दूं, इसके ठीक उलट कोई भी व्यक्ति जो किसी मालिक के लिए मजदूरी की खातिर काम करता हो वो मजदूर है। चाहे वो किसी सूदखोर पूंजीपति के लिए काम करता हो, या किसी उत्पादक पूंजीपति के लिए, या फिर किसी व्यावसायिक पूंजीपति के लिए, या फिर किसी ज़मींदार के लिए काम करता हो, चाहे वो किसी के निजी घर में काम करता हो, और चाहे वो किसी सरकार के लिए काम करता हो। अगर वो मजदूरी पाता है अपने काम के बूते तो वो एक मजदूर ही है। पूंजीवाद में दुनिया के सभी मजदूरों के बीच में उत्पादक श्रमिक और अनुत्पादक श्रमिक के जैसा भेद तो होता है, ये बात तो हम पहले भी समझ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा उनके बीच में बौद्धिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक जैसा भी भेद किया जाता है। और आमतौर पर ही नहीं बल्कि अनिवार्य तौर पर जो भी लोग शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें बौद्धिक श्रमिकों के मुकाबले बहुत कम सैलरी मिलती है। इस वीडियो सीरीज़ के शुरुआती वीडियोज़ में मैंने आपको मूल्य का नियम समझाया था। मूल्य के उस नियम के अनुसार शारीरिक श्रमिक और बौद्धिक श्रमिकों के सैलरीज के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, वो उसे समझा जा सकता है, उसके पीछे कुछ तर्क है। लेकिन ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? दुनिया के सभी लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इनकी समान ज़रूरत होती है, तो फिर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दुनिया की जितनी भी सरकारें, जितनी भी व्यवस्थाएं अब तक रही हैं, जितने भी समाज अब तक रहे हैं, वो सब मालिकों के कब्जे में रहे हैं। और मालिक वर्ग हमेशा दो तरह के लोगों को अपने पास ज़रूर रखते हैं मोटी सैलरी देकर। एक तो वो अपना राजतंत्र चलाने के लिए कुछ बौद्धिक श्रमिकों को अपने पास रखते हैं जिन्हें वे बहुत मोटी तनख्वाह देते हैं, और इसके अलावा वे रखते हैं कुछ कलाकारों को जो उनकी झूठी झूठी तारीफ करके पूरे समाज में उनकी हवा बांध दें, उनको भी बहुत मोटी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन इसके अलावा किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और किसी सफाई कर्मचारी या फिर किसी बस ड्राइवर के बीच की सैलरीज का अगर डिफरेंस देखें तो प्रोफेसर की सैलरी उन लोगों के मुकाबले 20 से 30 गुना ज़्यादा होती है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, सैलरी के अलावा इन्हें और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, कैसा भी श्रम करता हो, लेकिन उसकी भोजन की थाली में जो भोजन हो उसकी गुणवत्ता समान होनी चाहिए, क्योंकि सब लोगों को एक जैसे खाने की ज़रूरत होती है। खाने की क्वालिटी उनकी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी मैनेजर की और किसी चपरासी की भोजन की थाली की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में ज़बरदस्त अंतर है, तो इसके पीछे और कोई तर्क नहीं हो सकता सिवाय इसके कि चपरासी के श्रम का शोषण होता है। उच्च स्तर के बौद्धिक श्रमिक अपनी मोटी तनख्वाह को जायज़ ठहराने के लिए कहते हैं कि भाई हम तो बहुत भारी बुद्धिजीवी हैं, हमने तो अपनी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, हमने बहुत उच्च शिक्षा हासिल करी है, इसलिए हमारी तनख्वाह तो किसी खेतिहर मजदूर के मुकाबले सैकड़ों गुना ज़्यादा होनी चाहिए। वे यही सब बातें करते हैं और इन्हीं सब बातों को सच भी मानते हैं। इनके अलावा हमारे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, डायरेक्टर, ऐसे पदों पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनकी सैलरी की बात कर लेना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनको मिलने वाली सैलरीज और इनके विशेषाधिकारों की बात करें, उनकी खोजबीन की बात करें, तो पता चलेगा कि उनके मूल्य में और इनकी श्रम शक्ति के मूल्य में कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। ये जितना भी काम करते हैं सब अनुत्पादक श्रम ही होता है। और अगर कोई नेता ये कहता है कि वो तो 18-18 घंटे काम करता है दिन भर में, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसके इस 18 घंटे में से थोड़ा सा रत्ती भर भी अनुत्पादक श्रम नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति 18-18 घंटे श्रम करता है तो वो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल या राज्यपाल तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति वो ही हो सकता है जो किसी खदान में या किसी कारखाने में 2-2 शिफ्ट में ज़बरदस्त श्रम करने वाला कोई मजदूर हो। यानी इन मंत्रियों की तनख्वाह उत्पादक श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम से लूटा हुआ एक बहुत बड़ा हिस्सा ही होता है। दूध सफ़ेद होता है, लेकिन हर सफ़ेद चीज़ दूध नहीं होती। वेतन श्रम शक्ति का मूल्य होता है, लेकिन हर वेतन यानी वेतन के रूप में जो भी कुछ दिया जाता है वो श्रम शक्ति का मूल्य हो, ये ज़रूरी नहीं।
आप अगर वेतन की बात करें तो सिर्फ मजदूरों की जो मजदूरी है वही वेतन कहलाने के योग्य है। बाकी तो राष्ट्रपतियों, राज्यपालों, उपराज्यपालों, इन सबको दी जाने वाली जो तनख्वाह है वो दरअसल तनख्वाह नहीं है, नकली आमदनी है, झूठी आमदनी है। आप अगर किसी राष्ट्रपति की बात करें तो वो बहुत भारी तनख्वाह लेता है, लेकिन उसके बदले में ना तो कोई शारीरिक श्रम करता है और ना ही कोई बौद्धिक श्रम। मंत्रियों की भी यही बात है, वे सब लोग काम के नाम का ढोंग करते हैं, सिर्फ कोई श्रम नहीं करते। हमने पहले के एपिसोड में ये जाना था कि जैसे जैसे पूंजीवादी समाज में प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ती है, वैसे वैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इन बेरोजगारों के लिए हमारे देश में तो खैर कोई व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन हमारे देश के कई सारे लोग ये कहते हैं कि पश्चिमी देशों में यानी यूरोप और अमेरिकी देशों में बहुत अच्छी सरकारें होती हैं, वे अच्छी पूंजीवादी सरकारें होती हैं। वहाँ वे सरकारें क्या करती हैं, वहाँ वे ऐसे बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती हैं, यानी बिना कोई काम किए, बिना किसी सम्मान के, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर जिंदा लाश की तरह जीने का एक तरीका उनको सिखाती हैं। और इससे होता क्या है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल समस्याएं पैदा होती हैं। सामाजिक रूप से अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। ऐसे लोग हत्याओं और लूट मार की तरफ बढ़ जाते हैं। ये बेरोजगारी भत्ता आता कहाँ से है? ये भी उत्पादक श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम का एक हिस्सा ही तो होता है। होना तो ये चाहिए कि समाज के हर नागरिक को जो काम करने के योग्य हो उसे सम्मानजनक रोजगार मिल जाए, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होना असंभव है। पूंजीवाद से पहले के समाजों में स्वतंत्र उत्पादकों की स्थिति आज की स्थिति के मुकाबले थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि वे जो भी कुछ कमाते थे अपने श्रम के बूते पर कमा लेते थे। लेकिन आज जब जैसे जैसे पूंजीवादी समाज में उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और फिर एक होड़ पैदा होती है, तो उस होड़ में ये स्वतंत्र उत्पादक किसी पूंजीपति से बहुत पीछे रह जाते हैं। इसका कारण ये है कि अगर 10 घंटे काम करने के बाद में कोई स्वतंत्र उत्पादक 1 लीटर दूध का उत्पादन कर पाता है, तो वहीं कोई पूंजीपति 1 ही घंटे के श्रम से हज़ारों लीटर दूध का उत्पादन कर लेता है और उस दूध का लागत, उसकी कीमत कम होती है। इसी चक्कर में स्वतंत्र उत्पादक को भी बाजार में अपना माल बेचने के लिए उसकी कीमत कम रखनी पड़ती है और इस चक्कर में ये पूंजीपति से बहुत पीछे छूट जाता है। कई बार तो इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि किसी दिहाड़ी मजदूर जैसी ज़िंदगी भी ये नहीं जी पाता। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे स्वतंत्र उत्पादक स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करते हैं। अगर ये सब लोग मिलकर काम करने लग जाएं तो इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कुछ किसान हैं या 10 किसानों की बात कर लें। अगर ये 10 किसान परिवार अलग अलग काम करते हैं, इन सब के पास में थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, ये सब मेहनती भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी एक की फसल ख़राब होती है, कई बार किसी दूसरे की होती है, यानी सबकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। अगर मान लीजिए ये सब अपनी अपनी ज़मीनों को मिला लें और साथ मिलकर एक प्लानिंग के तहत काम करें, तो अगर फसल अच्छी हो या बुरी हो, इन सब की स्थिति एक जैसी होगी, इन सब का जीवन स्तर एक जैसा हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि मजदूरों की आमदनी की तुलना में पूंजीपतियों की आमदनी कैसी होती है। अनिल अंबानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। धीरू भाई अंबानी का छोटा बेटा और मुकेश अंबानी का छोटा भाई। साल 2009 की आंध्र ज्योति अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय अनिल अंबानी 5 लिस्टेड कंपनियों का अध्यक्ष था। न जाने कितनी ऐसी कंपनियां होंगी जो लिस्टेड नहीं थी उस समय इसकी, लेकिन उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। साल 2007-8 में अनिल अंबानी को अपनी तमाम कंपनियों की तरफ से 43 करोड़ 43 लाख रुपए का वेतन मिला था, यानी सैलरी मिली थी। लेकिन साल 2008-9 में उसने अपनी सैलरी नहीं ली। अगर वो ये सैलरी ले लेता तो उसे 30 करोड़ रुपए और मिलते, लेकिन ये सैलरी उसने नहीं ली। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक आ चुकी थी मंदी, यानी कि माल बिका नहीं। अगर सारा माल बिक जाता तो उसे 30 करोड़ रुपए मिलते। लेकिन अनिल अंबानी को कंपनी की बैठकों में साल 2007-8 में थोड़ी थोड़ी देर के लिए गद्देदार कुर्सी पर बैठने के मेहनताने के तौर पर 50 करोड़ रुपए मिले। बाद में साल 2008-9 में उसे वैसे ही बैठकों में उपस्थित होकर उसी कुर्सी पर बैठने के नए मेहनताने के तौर पर 52 करोड़ रुपए मिले। और यह है इसका बड़ा भाई मुकेश अंबानी। अब तो ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी बन चुका है, लेकिन साल 2007-8 में इसको अपनी तमाम कंपनियों से जो वेतन मिला था वो मिला था 44 करोड़ 2 लाख रुपए का। अभी यहाँ हमें इनके मुनाफे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो आमदनी हमने अब तक देखी है उसमें सिर्फ इनका वेतन और बैठकों में बैठने का मेहनताना है। इस आमदनी के साथ साथ मुनाफे को भी जोड़ना होगा
और मुनाफे के अलावा अगर मान लीजिए कि इन दोनों भाइयों ने अपने काम में लगाने वाली पूंजी को किसी बैंक से उधार न लिया हो, तो उस पूंजी का ब्याज भी तो इन दोनों भाइयों की जेब में ही जाएगा। यानी अगर इन सारी आमदनियों को मिला दिया जाए तो इतने करोड़ रुपए हो जाएंगे कि आसमान तक फटने लगेगा। एक अकेला पूंजीपति एक ही साल में हजारों करोड़ रुपए की आमदनी पाता है। क्या है ये सब? श्रम शक्ति का मूल्य या फिर श्रम का मूल्य अतिरिक्त मूल्य सहित? एक पूंजीपति सिर्फ एक ही कंपनी का डायरेक्टर या सीईओ नहीं होता, बल्कि वो दर्जनों कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है। अब मान लीजिए कि अगर एक इंसान से एक दिन में 8 घंटे काम करने की उम्मीद की जाए, तो क्या एक डायरेक्टर या एक पूंजीपति एक दिन में 80-90 घंटे काम करता होगा? इतने घंटे तो एक दिन में होते ही नहीं। और इतने घंटे छोड़िए, वो 1 घंटे भी श्रम नहीं करता। उसका काम क्या होता है? वो मीटिंग्स लेता है, और उन मीटिंग्स में उसके चर्चा के विषय क्या होते हैं? विषय ये होते हैं कि किस तरह से माल को कहाँ कहाँ पर बेचा जाए और मजदूरों को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए। इसी अखबार की 6 अक्टूबर 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय देश के कुछ सीईओ के सालाना वेतन और भत्ते 40-50 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। बहुत सारे टॉप लेवल के मैनेजर्स और डायरेक्टर्स भी थे जिन्हें सैलरी और अलाउंस के रूप में सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों में तब 640 डायरेक्टर्स होते थे जिन्हें वेतन और भत्तों के रूप में 1 करोड़ से ज्यादा मिलते थे। अगर हम प्राइवेट कंपनियों को भी गिन लें तो ये संख्या 3000 से ऊपर हो जाती थी। कुछ बड़ी कंपनियों में ऐसे दर्जनों कर्मचारी होते थे जिन्हें 1 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह मिलती हो। तो देखा आपने, एक एक पूंजीपति को कितनी सैलरी मिलती है, कितने विशेषाधिकार मिलते हैं, कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं। और ये तो सिर्फ एक कंपनी का उदाहरण है। अगर एक पूंजीपति दर्जन भर कंपनियों का निदेशक है तो उसे दर्जन भर सैलरीज मिलती हैं, दर्जन भर विशेषाधिकार मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं उसे अलग अलग नाम से मिलती हैं, जैसे कि एक ही आदमी ने अलग अलग किस्म का श्रम किया हो, दर्जन भर किस्म का श्रम किया हो। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देश की कुछ बड़ी कंपनियों की साल 2009 की तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट, जिसमें उनका मुनाफा दिखाया गया है। हर कंपनी 3 महीने में एक बार मुनाफा गिनती है। पिछले क्वार्टर की तुलना में मुनाफा अगर बड़ा हो तो वो बड़े गर्व से घोषणा करती है, क्योंकि मजदूर इस मुनाफे के राज से बेखबर होते हैं। यही वजह है कि पूंजीपति करोड़ों की आमदनी डकार जाते हैं और फिर भी मजदूरों के सामने बेखौफ रहते हैं। ध्यान दीजिए कि इन आंकड़ों में पूंजीपतियों के ब्याज, जमीन के किराए और उनके अलाउंस काट लेने के बाद बची हुई रकम को कुल मुनाफे के रूप में दिखाया गया है। अतिरिक्त मूल्य की वास्तविक रकम का तो हमें तभी पता चल पाता है जब इन सारी काटी हुई राशियों को जोड़ दिया जाए। साल 2009-2010 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। बैंकों को जो मुनाफा हासिल होता है उसका मुख्य हिस्सा ब्याज से आता है। बैंकों के पास ये ब्याज कहाँ से आता है? दरअसल ये आता है उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास से जो अपने धंधे चलाने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं और बदले में ब्याज देते हैं। लेकिन कई बार पूंजीपति अपने कर्ज और ब्याज चुकाने से बचते हैं, फिर भी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। कई बार अगर जनता को गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो उसके दिखाने के लिए सरकार इन पर कार्रवाई का दिखावा तो करती है, लेकिन असल में वो कुछ करती नहीं। बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अफसर इन पूंजीपतियों से मिले होते हैं, वे इनसे रिश्वत खा जाते हैं और टैक्स और लोन और ब्याज संबंधी सारे हिसाब किताब को बड़ी चतुराई से बैंक के खातों की किताब से गायब कर देते हैं। कर्ज और ब्याज और टैक्स तो बहुत छोटी सी बात है। सरकारें तो तब भी बिल्कुल खामोश रहती हैं जब पूंजीपति खुलेआम किसी की हत्या करके छोड़ जाएं। यही है संपत्तिशाली वर्ग और धनवानों का शासन। पहले भी ऐसा शासन था और आज भी ऐसा ही शासन है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सब के बावजूद बैंक करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती हैं। बैंक के इस मुनाफे में बैंक को शुरू करने वाले पूंजीपति के भारी भरकम वेतन और उसके अलाउंस को दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये वेतन और भत्ते भी उनके मुनाफे का हिस्सा ही होते हैं, यानी अतिरिक्त मूल्य का हिस्सा। पूंजीपति मानते हैं कि यह सब उनकी गाढ़ी कमाई है। दूसरों को तो वे यही दिखाते हैं। मजदूरों से कहते हैं कि इसी पर विश्वास करें। श्रम का ऐसा शोषण करने वालों में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं जो अपनी कंपनी में निदेशक के पद पर हैं। इन सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए से ये बड़े बड़े पूंजीपति अनेकों कंपनियां खरीदते हैं। वे अपने माल को बेचने के लिए विदेशों तक जाते हैं, अपने ऐशो आराम पर पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। अपनी बीवियों को, अपनी प्रेमिकाओं को सिर्फ अंगूठी ही नहीं बल्कि जहाज और हवाई जहाज तक भेंट करते हैं। वे सोने और हीरों से जड़े हुए कार और डाइनिंग टेबल जैसी चीजें खरीदते हैं। एक तरफ पूंजीपति ऐसी जिंदगी जीते हैं और दूसरी तरफ
उनका मुनाफा पक्का करने के लिए सरकार चलाने वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे तमाम नेता करोड़ों रुपए हजम कर रहे होते हैं। ये जो श्रम करते हैं उसमें किसी साइन करने से ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन इस एक काम को अंजाम देने के लिए वे आलीशान भवन, तमाम ऑफिस, इन सब पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करवाते हैं। समय समय पर इनकी मेंटेनेंस के लिए भी करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। जनता की सेवा का दावा करने वाले ये नेता जनता के पैसे से खेलते हैं और अपनी ही सेवा करते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने एक बार अपने सरकारी बेडरूम को सजाने के लिए ही 35 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। ये बात आज से 11 साल पुरानी है। उन्होंने अपने सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। एक बार तो उन्होंने एक ऐसी मीटिंग आयोजित की जिसमें 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इसमें 28 लाख रुपए तो केवल फूलों की सजावट पर खर्च हुए थे। नेताओं की अय्याशी और फिजूल खर्ची का एक बहुत बड़ा उदाहरण तो इस साल तब देखने को मिला जब लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, जब वे सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव तक पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए। तब हमारे देश में पता चला कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जिसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। इसी तरह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए एक स्पेशल विमान तैयार हो रहा है जिसकी कीमत हजारों करोड़ में है। क्या यह सब देखकर आपको समझ में नहीं आता कि आपके शासक किस तरह के लोग हैं? क्या इस पर आपका खून नहीं खौलना चाहिए? सरकार इतना तामझाम करती क्यों है? वो करती है सिर्फ इसलिए ताकि वो मजदूर वर्ग को डरा कर रख सके, उसे आज्ञाकारी बनाकर रख सके। वो इतना सब कुछ इसलिए करती है ताकि वो आपके मन में ये अच्छे तरीके से घुसेड़ सके कि सरकार बड़ी तोप चीज़ है। जो कुछ वो फौज पर खर्च करती है, ये सारा खर्चा तो उससे अलग है। आखिर लाखों करोड़ रुपए की इस धनराशि का स्रोत क्या है? स्रोत स्पष्ट है। ये सारा धन, ये सारा पैसा उत्पादक श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम में से ही छीन लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। लेकिन इस सब को सुनकर, समझकर पूरी जनता का, सारे मजदूर वर्ग का खून खौल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश मजदूर वर्ग के लोग अशिक्षित हैं। और अगर बहुत सारे लोग शिक्षित होते भी हैं, स्कूलों में पढ़ते भी हैं, कॉलेजों में पढ़ते भी हैं, तो वही सब पढ़ते हैं जो सरकार उन्हें पढ़ाना चाहती है, पूंजीपति उनके दिमाग में डालना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूंजीपतियों की तरफ से किया जाने वाला मजदूर वर्ग का ये शोषण निरंतर जारी रहेगा और शोषण पर टिकी ये व्यवस्था हमेशा चलती रहेगी। इसीलिए हम सबको ये सारी बातें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अगर हमने श्रम के शोषण की ये सारी बातें ठीक से नहीं समझी तो हम में और एक अनपढ़ में कोई फर्क नहीं होगा।